तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चलते हैं अनुपात समानुपात चैप्टर का डे 6 पे छठा लेक्चर होगा। 5 लेक्चर का वीडियो डाला हुआ है और वो लाइव क्लास था। तो इस बार हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3 है ये, ठीक है। और ये सेट आपको उपलब्ध हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा कुरुक्षेत्र मैथ डिस्कशन, तो उसमें आप लोग जाके अनुपात समानुपात का सेट खोजेंगे तो मिल जाएगा। अभी हम लोग आसान सवाल देखते हैं, लेकिन ये आसान जरूर है परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 90% सवाल आसान सवाल ही पूछा जाता है, 10% टफ होता है, तो उसके लिए आगे के सेट में धीरे धीरे मिलेंगे, है ना आप लोग को। तो चलिए आज 62 नंबर सवाल से देखते हैं। 5वां सेट तक आप लोग शुरू से देख लीजिए, 5 वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सवाल पढ़ता हूँ। सवाल उम्मीद है कि आप लोगों ने सवाल देख लिया होगा। एक बार सवाल जिसने नहीं देखा वो सवाल को एक बार देख, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। 2 स्टेशन के बीच एक प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का किराया का अनुपात कितना है? 4:1। मतलब अगर एक में अगर 4 रुपये लगते हैं प्रथम श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी वाले में 1 रुपये लगते हैं। अगर 400 रुपये लगते हैं तो उसमें 100 रुपये लगते हैं। अगर इसमें 4000 होगा तो उसमें 1000 होगा, यानी 4:1 का है। लेकिन कहता है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। इसका मतलब कि अगर प्रथम श्रेणी में 1 आदमी अगर सफ़र करता है तो द्वितीय श्रेणी में 40 सफ़र करता है, यानी 40 गुना ज़्यादा लोग सफ़र करता है। तो कहता है यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी होगी। चलिए पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चलिए अगर मान लीजिए कि एक आदमी का किराया 10 रुपया हो, एक आदमी का किराया 10 रुपया हो, आप एक गाड़ी चलाते हैं, उसमें एक आदमी से किराया आप 10 रुपया लेते हैं और आपको उस दिन की सवारी मिली 30 सवारी और ये 10 रुपया प्रति सवारी है, ठीक है, प्रति यात्री है, प्रति सवारी। तो आप कहेंगे कि कुल किराए कितनी होगी। तो कुल किराए कोई भी बता सकता है ना। कुल किराए क्या होगा? 30 10 40 नहीं होगा, 30 में 10 को घटाएंगे नहीं, भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे? 10 सवारी 10 रुपया प्रति सवारी और 30 सवारी इसके लिए गुना करते हैं ना, तो ये 300 रुपया किराए होगी। सीधी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग किराए वाले लाइन पे लिख जाते हैं। किराया, ये प्रथम श्रेणी इधर हमने लिखा, प्रथम श्रेणी, और द्वितीय श्रेणी इधर लिखा हमने, द्वितीय श्रेणी। किराया क्या कहता है कि अगर किराया इसमें 4 है तो इसमें किराया 1 है, अनुपात में। अच्छा, अनुपात को हटाने के लिए हम लोग x भी लिख सकते हैं, यानी 4x और इसको x, ठीक है। लेकिन हम लोग को फिर अनुपात का ही आवश्यकता होता है, इस वजह से ये कट जाएगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यात्री कितना है? यात्री कहता है अगर इसमें 1 है तो इसमें 40 है। आप समझिए, अगर x लिखा है इसमें y लिखेंगे, अगर ये y होगा और ये 40y होगा। और किराया, अगर कुल किराए की बात अगर की जाए, कुल किराए की बात की जाए, क्यों नहीं लिखेंगे xy, वो भी बता रहा हूँ मैं। कुल किराए की अगर बात किया जाए तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4xy होगा और इसमें 40xy होगा। तो आप देखेंगे कि xy कट गया, ठीक है, तो इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो किराया कैसे अभी हमने समझाया था कि अगर किराया एक आदमी का 4 रुपया और यात्री 1 है तो 4 एकम 4 ही होगा, ये अरे 4 गुने 1 ही तो होगा। और अगर किराया 1 है और सवारी 40 है तो 1 गुने कितना होगा? 40। और अनुपात है तो क्या कटेगा? 4 से ये 10 बार में कटेगा, यानी 1:10 हो जाएगा किराया। और कुल किराया यानी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से कुल किराए का अनुपात 1:10 है, ठीक है। मतलब अगर इसमें 1 रुपया वसूली होता है तो इसमें 10 रुपया वसूली होता है। और आपने अगर अनुपात शुरू से पढ़ा है और टोटल 11,000 किराए की वसूली हुई है तो इसको कैसे बांटेंगे 1:10 में? 10 और 1 11, 11 से भाग देंगे तो 1000 आएगा, है ना। 11 से भाग दिए मतलब 1 भाग का हिस्सा 1000 हुआ, तो यहाँ 1 ही भाग है तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा कितना? 10,000, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया? प्रथम श्रेणी में 1000 मिला है ना, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम, तो हमारा 1000 सही उत्तर होगा। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की ओर चलते हैं। और ये सवाल पूछा गया है पहले भी और आज भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप लोग ध्यान दीजिए। सवाल क्या है, एक बार हम लोग सवाल को देखते हैं। कहता है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है,
बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, है ना। एक जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। समय दोनों में सेम है ना, दोनों को बराबर बराबर समय दिया जाएगा। तो कहता है अगर ये खरगोश 5 छलांग लगा लेता है तो कुत्ता मात्र 3 छलांग लगा पाता है। ठीक है, कहता है यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी बराबर हो तो आपको कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात बताना है। बेहद आसान है। आप चालों का अनुपात जरा सा हम लोग चलते हैं। समय दूरी अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा, और नहीं अगर पढ़ा होगा तब भी पता होगा, तभी भी समझ में आ जाएगा, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। और 2 चालों का अनुपात अगर निकालने कहा रहा है तो पहला चाल का भी के लिए यही फॉर्मूला होगा और दूसरा चाल के लिए भी क्या यही चीज होगा। अब क्या होगा, अनुपात अगर निकालना है तो इस सवाल में एक बात आपने गौर किया होगा कि समय कॉमन दिया गया है ना, और दूरी मान लीजिए ये अलग अलग है। ठीक, दूरी अलग है। इसमें दूरी अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करता है और इसमें 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, और टाइम दोनों में सेम हो। ठीक है, तो जो अनुपात अगर निकालेंगे तो चाल का अनुपात आप देखेंगे, चाल का अनुपात हम लोग देखेंगे कि जो हमारा दूरी का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। चूंकि ये दोनों सेम है समय तो ये कट जाएगा, तो ये अनुपात भी होगा। यानी अगर समान समय दिया हुआ है तो केवल हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि दूरी निकल जाए दोनों का, कि सेम समय में यानी समान समय में आप लोग क्या प्रयास करेंगे कि समान समय में खरगोश द्वारा और कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी निकालें। खरगोश और कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि दोनों में समान समय होगा। चलिए तो हम लोग सवाल बनाने की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं हम लोग। कुत्ता, पहले अनुपात में पहले कुत्ता पूछा हुआ है तो हम लोग पहले कुत्ता पर फोकस करेंगे, बाद में फिर खरगोश पर। तो कहता है खरगोश कितना 5 छलांग लगाता है उतना ही समय में। खरगोश समय है, दोनों में समान समय है ना। खरगोश कितना छलांग लगाता है 5 छलांग, आप लोग समझिएगा। और कुत्ता उतने देर में कितनी छलांग लगाता है 3 छलांग। ये तो छलांग की बात हो गई। तो अब ये छलांग जो लगा रहा है उसमें लेंथ कितना है इस बात को लिखा हुआ है। कहता है कि कुत्ता की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो खरगोश के 3 छलांग को हम लोग 1 छलांग 2 छलांग 3 छलांग को 1 मीटर मान लेते हैं। 1 छलांग को यानी खरगोश का 1 छलांग कितना हमने मान लिया, खरगोश के 1 छलांग को 1 मीटर मान लिया। तो खरगोश 3 छलांग में जो दूरी तय करता है, तो आप बताइए खरगोश 3 छलांग में कितना दूरी तय करेगा 3 मीटर। तो कुत्ता कहता है कि खरगोश 3 छलांग लगाएगा यानी 3 मीटर लगाएगा, तो कुत्ता का ये 1 छलांग हो जाएगा। यानी कुत्ते के लिए 1 छलांग 3 मीटर का होगा और खरगोश के लिए 1 छलांग 1 मीटर का होगा। फिर से आप समझिए, ठीक है। कहता है कि खरगोश के 3 छलांग, तो 1 छलांग हमने खरगोश का 1 छलांग को 1 मीटर मान लिया। अब कुत्ते की 3 छलांग को खरगोश के 3 छलांग को कुत्ता 1 ही छलांग में लगाता है। खरगोश की 1 छलांग 1 मीटर, तो 3 छलांग खरगोश के 3 मीटर, तो कुत्ता उसको 1 ही छलांग में कर देता है, यानी कि कुत्ता 1 ही छलांग में 3 मीटर लगा लेता है। तो देखते हैं दूरी कितना तय करता है। सेम समय में, समय दोनों सब में समय कॉमन है ना, समय समान है। सेम समय में आप देख रहे हैं कि कुत्ता 3 छलांग लगाता है और ये 5 छलांग लगाता है। तो दूरी कितना तय करेगा, कुत्ता का 1 छलांग 3 मीटर का, ठीक है, तो 3 छलांग 3 तिया 9 मीटर का। खरगोश का 1 छलांग 1 ही मीटर का है, तो 5 छलांग 5 ही मीटर का हो जाएगा। इस तरह दूरी तय किया इसने 9 और इसने 5। तो आप कहेंगे कि चाल का अनुपात सर पूछा है, तो चाल का अनुपात अभी हमने समझाया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दोनों में अगर समय समान है टी, तो ये तो कट जाएगा। इस वजह से इसको लिखो अथवा ना लिखो, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ऐसे सवालों में कुछ नहीं किया जाता। कुत्ता 3 छलांग, खरगोश 5 छलांग। कहता है खरगोश
के 3 छलांग, तो 3 आपको, खरगोश के 3 छलांग तो इधर 3 लिखना है, और कुत्ता का 1 छलांग के बराबर है तो इधर आपको 1 लिखना है। आप अगर प्रैक्टिस आपको रहेगा तो आप विदिन 2 सेकंड इस सवाल को बना सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, आपको LDC में भी 1-2 बार पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है। इस सवाल को देखिए, समझने से पहले 2 तरीके बताएंगे। सवाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा अभी समझाने में, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको भविष्य में कभी भी सवाल या ऐसे सवालों में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से हम लोग सवाल समझने की ओर चलते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा मिश्रण सीखेंगे। एलिगेशन सवाल क्या है एक बार हम लोग पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किस तरह के सवाल बताने वाला हूँ। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है, पूरे पृथ्वी का। ठीक है, कहता है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी के साथ अनुपात हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण 2 बर्तन है। ठीक है, 2 बर्तन है, भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2 बर्तन है, बर्तन पहला बर्तन A, दूसरा बर्तन में भी दूध और पानी है, दूध और पानी है। ठीक है, इसमें अनुपात अगर 2:3 दिया है, और इसमें अगर हम कह लें कि 3:5 दिया है, तो इन दोनों मिश्रणों को अगर हम मिला दें समान मात्रा में, दोनों में सेम है। ठीक है, अगर इसमें भी x लीटर है तो इसमें भी x लीटर है, तो वो x कॉमन होकर खत्म हो जाता है ना, अलग अलग होता है तो लिखना होता है। ठीक, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों को मिला देने पर ना ये अनुपात रहेगा ना ये अनुपात रहेगा, कुछ नया रेशियो बन जाएगा, है ना। तो वो क्या बनेगा, अगर ये बनाना है तो हम लोग कैसे करते हैं। इस बर्तन का दूध पहले देखते हैं, 2 है दूध या 2 है 5 में, तो ये अनुपात में है ना, इस वजह से लिखेंगे 2 है टोटल 5 में। अगर ये x लीटर होता तो यहाँ x लिखते हैं ना, तो यहाँ भी x लिखते तो यहाँ भी कॉमन आता है, नीचे भी x लिखते तो कॉमन आके वो खत्म हो जाता है। तो दूध मैंने इस बर्तन का निकाल लिया, तो दूध ऊपर लिख दिया। इस बर्तन में दूध कितना है, तो ये कहेंगे 3 भाग है टोटल 8 का, दूध निकाल लिया दोनों बर्तन से। पानी कैसे निकालेंगे, पानी है इसमें 3 टोटल 5 का, और पानी है इसमें 5 टोटल 8 का। इसको हल कर देंगे तो ये जो रिलेशन आएगा, हर में दोनों में 5 8 है तो ये तो कट जाएगा। आप ऊपर लिखिए 8 दूनी ये 16 हो गया, और 5 दिया ये 15 हो गया, और ये 8 दिया 24 हो गया, और ये 25 हो गया। दोनों का एलसीएम सेम होगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो गया, 31 हो गया, और ये 49 हो गया, है ना। तो इस तरह आप बना सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है, उसको समझिए। ठीक है, तब वो सवाल समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐसे बनाना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ये 2:3 में है और ये 3:5 में है। दोनों की अगर बराबर मात्रा लेना है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टोटल तो 5 यूनिट हो पा रहा है और ये टोटल 8 यूनिट हो पा रहा है, तो बराबर तो हुआ नहीं। तो बराबर कैसे करते हैं, अगर हम जानते हैं अनुपात में आप कुछ भी गुना कर सकते हैं, शुरू में ही पढ़ाया गया है ना। ये इससे दुगुना, अगर 5 भी गुना कर देंगे तो ये दुगुना ही रहेगा, इसलिए गुना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए हम इस वाले इक्वेशन में 8 गुना कर देंगे, इसमें 5 गुना कर देंगे, तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। और जब 8 गुना करेंगे तो ये 16 बनेगा, और ये क्या बनेगा 24, और यहाँ 5 गुना करेंगे तो ये 15 बनेगा, और ये बनेगा 25। इस तरह इसमें भी कितना आ जाएगा, आप देखिए इसमें भी 40 होगा और इसमें भी 40 होगा। अब जोड़ेंगे तो ये 31 हो गया और ये 49 हो गया। आप इस तरह बना सकते हैं। अगर इस सवाल में अगर इस बात को कहता कि बी वाली जो है ना वो दुगुनी है इसकी, तो आप पहले बराबर करते जरूर, और दुगुनी अब इसमें करना था तो इसमें 1 और इसमें 2 कर लेते, तो ठीक है ये दुगुनी हो जाती। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। चलिए 2 तरीका मैं बता देता हूं ताकि हर एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को समझ में आवे। तो पहले बनाना कैसे है उसी रूल को हम लोग देख लेते हैं। तरीका नंबर पहला, पहले सवाल देखते हैं। कहता है पूरा संपूर्ण पृथ्वी में, अगर पूरा ये पृथ्वी है तो इसमें अगर उसने जमीन और पानी की रेशियो की बात की कि जमीन और पानी का रेशियो 1:2 है। ठीक है, और पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट के बता रहा है। ठीक है, ऊपर दक्षिणी गोलार्ध और नीचे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और ये दोनों गोलार्ध बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों गोलार्ध का क्षेत्रफल जरूर बराबर है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि जितना पानी इसमें हो उतना ही जमीन इसमें हो, और इसमें भी जितना जमीन हो उतना पानी इसमें हो, मतलब इन दोनों में सेम रेशियो है, तो जरूरी नहीं हो सकता है। इसमें मरुस्थल ज़्यादा है इस गोलार्ध में तो पानी कम होगा, और इसमें मरुस्थल कम है, समंदर ज़्यादा है तो इसमें पानी होगा। तो अलग अलग रेशियो, लेकिन दोनों रेशियो को मिलाने के बाद जमीन और पानी का ये रेशियो आया है। हमसे
उत्तरी गोलार्ध का दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में दिया हुआ रेशियो क्या दिया हुआ है कि जमीन के साथ पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना, ये 2:3। और हमसे ये उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ हमसे पूछा है कि इसमें जमीन और पानी का रेशियो क्या होगा। आपको एक चीज़ और समझना है कि भाई अगर दो चीज़ बराबर बराबर भागों में बांटा गया है तो आप ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। भाई ये जमीन और पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। अगर क्षेत्रफल यहाँ 5 यूनिट होगा तो यहाँ 5 यूनिट होगा, तो पृथ्वी कितनी की हो जाएगी, 10 यूनिट की। ठीक है, तो यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध से भी पृथ्वी को देखेंगे तो दुगुनी है, और दक्षिणी गोलार्ध से भी देखेंगे तो दुगुनी है। आप सपोज करिए कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी पृथ्वी को 1 यूनिट समझें तो ये आधा होगी, तो ये आधा होगी, तो टोटल पृथ्वी को कितना बोलना पड़ेगा, 1। तो यहाँ से भी आप उत्तरी से भी पृथ्वी को देखेंगे तो दुगुना होगा, दक्षिणी से भी देखेंगे तो दुगुना होगा। तो आप समझ गए कि उत्तरी की अपेक्षा पृथ्वी दुगुनी है और दक्षिणी की अपेक्षा भी पृथ्वी दुगुनी है। तो आप कैसे इस सवाल को बनाएंगे, बेहद ही आसान तरीका है। आप समझिए ये सवाल क्या लिखा हुआ था उसको हमने इस लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर लिखेंगे पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं संपूर्ण पृथ्वी, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जमीन और यहाँ पे लिखा पानी। क्लियर है, और यहाँ पे लिखा हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और जमीन और पानी। चलिए हम लोग संपूर्ण पृथ्वी में जमीन 1 दिया था और पानी 2, और उत्तरी गोलार्ध में जमीन 2 था तो पानी 3 था। आप क्या जानते हैं, क्या उत्तरी गोलार्ध और संपूर्ण पृथ्वी बराबर होगी? अभी हमने बताया था नहीं, कि जितना उत्तरी गोलार्ध होगा उससे संपूर्ण पृथ्वी दुगुनी होगी, है ना। अभी नहीं समझाया था कि अगर पूरी अगर 1 यूनिट ये है 1 यूनिट ये है तो टोटल पृथ्वी 2 होगा, तो आप उत्तरी गोलार्ध से देखेंगे तो ये दुगुनी है। तो दुगुनी करनी है तो सबसे पहले तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल जमीन और पृथ्वी मिला के, ये पानी मिला के 3 हो रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तब तो ये बराबर भी नहीं है भाई, दुगुनी करनी है संपूर्ण पृथ्वी को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हमने 5 गुना कर दिया, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 3 गुना कर दिया, इस तरह ये 15 हो गया, 15 हो गया। लेकिन पृथ्वी को दुगुना करना है तो 15 हो गया था, 2 और गुना कर देते, इधर 30 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, यानी टोटल इसमें 10 गुना करना पड़ा। ये नहीं, ये तो सिर्फ हमने देखा है कि टोटल कितना है, 10 गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 गुना करना पड़ेगा। इस तरह संपूर्ण पृथ्वी को हम यहाँ लिखते हैं। कैसी हो जाएगी संपूर्ण पृथ्वी में जमीन, ये 10 यूनिट हो जाएगी और ये 10 दूनी 20 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 जब गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगी और ये 9। तो आप देखिएगा संपूर्ण पृथ्वी ये है तो ये टोटल 30 है, तो ये टोटल 15 है, तो ये डबल है ना पृथ्वी। अब बताया है कि अगर पूरे पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध को घटा दिया जाए तो बचेगा दक्षिणी, तो हम लोग घटा देते हैं। घटा देने पर ये क्या बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो घटाते हैं, ये बनेगा 4:11। इधर जमीन था तो ये जमीन हो गई और ये हो गई पानी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और ये बेहद ही आसान है। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं। ठीक है, समय बचा है ना अभी? चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और भी सवाल आगे हम लोग को पढ़ना है और अनुपात को कैसे माना जाता है उसको भी हम लोग को देखना है। ठीक है, एक वेरिएबल्स में रेशियो को हम लोग जब भी मानेंगे 1/x चाहे x/1 लिखेंगे, क्योंकि एक चेंजेबल है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x का मान 3/5 आ गया, और अगर हम यहाँ पे x का मान रखते हैं 3/5:1 तो ये 3:5 ही आ जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी एक ही वेरिएबल्स में अगर मानना हो तो ऐसे मानेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं सवाल को। संपूर्ण पृथ्वी में जमीन और पानी क्या लिखा हुआ था, 1:2। ठीक है, 1:2। और उत्तरी गोलार्ध में कितना था, उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी कितना दिया था, 2:3। इसमें था 2:3, इधर जमीन है इधर पानी है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने जमीन और पानी मान लिया x/1, ये हमने माना। ठीक है, ये हमने माना है। x का मान निकाल के हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा। अब जो हमने एलिगेशन बताया था वो कैसे बताया था कि आपको जमीन दोनों से निकालना है और इधर है संपूर्ण पृथ्वी वाला जमीन।
ठीक है, ऊपर जितना सारा है वो ज़मीन को लिख रहे हैं और नीचे पानी लिख रहे हैं। ठीक है, ज़मीन हम लोग देखते हैं दोनों गोलार्ध मिला के। इस गोलार्ध में ज़मीन कितना है, 2 है, लेकिन टोटल 3 2 5 भाग का। ठीक है, प्लस इस भाग में ज़मीन कितना है, x है, तो टोटल कितना है, x + 1 का। अभी हमने समझाया था ना, सवाल बताने से पहले मिश्रण समझाया था। चलिए, ज़मीन दोनों गोलार्ध से हमने निकाल लिया, पानी निकालते, नीचे पानी है, पानी इसमें 3 है टोटल 5 का, और इसमें पानी है 1 टोटल x + 1 का। दोनों के हर में सेम है तो कट जाएगा, तो हम लोग ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x + 2 होगा, और इधर जब सॉल्व करेंगे तो 5x होगा। नीचे नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, नीचे गुना करेंगे तो दोनों में सेम आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 3 होगा, और इधर 5 होगा, 1/2 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और जब 2 इधर से गुना होगा तो ये हो जाएगा 14x, और ये 2 था, गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और एक साइड क्या हो जाएगा, ये 3x + 8। जब इधर होगा तो 11x हो जाएगा, और इधर 4, तो x बराबर कितना होगा, 4/11। अब हमसे दक्षिणी गोलार्ध को क्या माने थे, x अनुपात 1। जमीन और पानी को हमने माना था ना, जमीन और पानी का, ये दक्षिणी गोलार्ध का जो हमसे पूछा गया था। ठीक, तो इस पे हम लोग बैठा देंगे x का मान 4/11 अनुपात 1, तो ये 4/11 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक सवाल और है, बहुत ही आसान सवाल है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कहा है 3 कारों की चाल 2:3:4 है। 3 कार है, पहला कार, दूसरा कार और तीसरा कार, और ये चाल का अनुपात है। कहता है चाल का अनुपात है 2:3:4, और हमसे पूछा अगर समान दूरी तय करना है तो इनका समय क्या होगा। अगर दूरी समान है तो हम लोग जानते हैं कि समय व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, भाई समझना है। ठीक है, समय देखिए, आप समझिए कि अगर चाल यहाँ पे 45 है और यहाँ पे चाल 90 है। ठीक है, 45 km/h और 90 km/h, और दूरी दोनों में d और d है। ठीक है, तो अगर हम लोग जब समय का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से समय क्या निकलेगा, ठीक है, समय कितना निकलेगा, दूरी बटे चाल, और यहाँ से समय क्या निकलेगा, दूरी बटे चाल, तो ये डी कट जाएगा, ये 45 दूनी 90, 1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डी कट गया, तो इधर से ये गुना होगा ना भाई, इसमें जब हम लोग क्या आया, वास्तव में 1/1 आया, इधर 1/2 आया, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर 2 गुना करेंगे तो यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 1 बनेगा। तो आप देखिए चाल का अनुपात पहले क्या था, चाल का अनुपात अगर देखा जाए तो 45 और 90 का अनुपात 1:2 था, और ये उलट गया 2:1 हो गया। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन 3 चीज रहे ना, 2 चीज रहे तो आप सिर्फ परस्पर बदल दीजिए, 3 चीज रहे तो हम लोग को सिखाया गया था 2:3:4, तो 3 चीज रहे तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/4, और यहाँ पे अगर हम लोग 12 गुना कर देते हैं तो हो जाता है 6, 4 और 3। तो बताइए इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/2 समय होगा ना व्युत्क्रमानुपाती चाल का, 1/3, 1/4, और फिर हम लोग 12 गुना कर देंगे तो ये 6, 4 और 3। ठीक है, इस तरह ये सेट खत्म हो गया, तीसरा नंबर सेट। चौथा नंबर सेट पे हम लोग चलेंगे, लेकिन देख लेते हैं कितना समय बचा है, कितना 8 मिनट बचा हुआ है। तो चलो हम लोग तीसरा नंबर सेट पे, तीसरा तो हो गया है, चौथा नंबर सेट किधर है। चौथा नंबर सेट का पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखते हैं। सवाल एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल तो आप लोगों को कहाँ मिलेगा बता दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। एक थैला में 4100 रुपया है जो 50 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये के नोटों के रूप में है। ठीक है, 4100 रुपया हमारा टोटल कीमत है, और ये किस तरह है, 50 रुपये के नोट में, 20 रुपये के और 10 रुपये के नोट के रूप में है।
और थैला में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का भी अनुपात दिया हुआ है, 4:6:9 के अनुपात में है। तो बताना है कि 20 रुपये के नोट कितने हैं उसमें। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा सवाल बनाना बहुत आसान होता है, पहले एक बार समझ लीजिए, ठीक है। 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया के नोट हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यानी ये है 50 रुपया, ये है 20 और ये है 10। अनुपात दिया है संख्या का अनुपात, नोटों की संख्या का अनुपात। क्या अनुपात दिया है? 4:6:9। तो आप बताइए, थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर 4 नोट 50-50 रुपया का होता तो कीमत हमको सजातीय लिखना है, सेम जाति में। अगर रुपया में लिख रहे हैं तो रुपया में ही लिखेंगे, और अगर यहाँ पे कोई पैसा होता तब भी रुपया में बदल के लिखते, बाकी को रुपया में लिखना होता। तो 50 रुपया का अगर 4 नोट होगा तो ये 200 रुपया बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं आपस में काटना है, ठीक। और अगर ये 6 नोट होता 20 रुपया का तो 120 रुपया बनता, और ये 90 नोट अगर 9 रुपया 9 क्वांटिटी होता 10-10 रुपया का, ठीक है, तो ये 90 रुपया बनता। लेकिन आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 4100 रुपया था, टोटल कितना 4100 रुपया था। तो 4100 रुपया नहीं हुआ, क्योंकि ये अनुपात एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुपात है। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 4x रुपया होता, अगर ये 4x रुपया होता, अनुपात को हटाने के लिए x लगाते ना तो x यहाँ पे भी आता, अरे गुना करते ना तो x यहाँ पे भी आता, और तब जोड़ने पर ये 4100 आना चाहिए भाई। तो 4100 आने के लिए x का मान क्या होगा ये पता चल जाएगा, और हम इसको संख्या जिससे पूछा है x का मान बैठा देंगे। तो चलिए ये कितना हो गया, 10 अगर यहाँ ले जाते हैं तो ये बनेगा 100, 300, 410, 410 x बराबर अगर 4100 हो तो x का मान 10 आएगा, है ना, 10 बार में कटेगा। अब हमसे पूछा है कि आपको बताना है उसमें से 20 रुपया के नोट कितने हैं। तो 20 रुपया के नोटों की अगर संख्या पूछा है तो संख्या के लाइन में जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक 20 रुपया पे पहुंच ना जाए। तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितने हैं, 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 6x ना, नोटों की संख्या है 6x, मतलब 6×10 मतलब 60 संख्या है। इसी तरह से जस्ट इसका उल्टा सवाल हम लोग देखते हैं एक बार, कि अगर यहाँ पे संख्या का अनुपात देने के बजाय कीमत का अनुपात अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे। जैसे इसमें है 420 सिक्कों की संख्या दिया, यहाँ पे रुपया जिसमें दिया था, अब 420 ये सिक्कों की संख्या दे दिया है ना, सिक्कों की संख्या, और यहाँ पे दे दिया कीमत, यानी मान दे दिया है। इसी क्रम में इनके मान भी लिखा हुआ है तो कीमत का अनुपात लिखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है, ठीक है, और ये 25 पैसे हैं, ठीक। चलिए कीमत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:5। तो ये सब अगर मान लीजिए रुपया में तो रुपया में ही कन्वर्ट करके लिखना है। तो संख्या अगर लिखना है ना आप लोग को, संख्या आप समझिए कि 2 रुपया कीमत देना है, किसी को 2 रुपया देना है, और वो किस रूप में, 1 रुपया के रूप में। तो आप संख्या में कितना देंगे, आपको 2 ही देंगे। अगर आपको 50 पैसे हैं, आपके पास सारे 50 पैसे के सिक्के हैं ना, और 3 रुपया देना है, चूंकि ये सब एक जाति में होगा, 3 रुपया देना है 50 पैसा वाला, तो अब बताइए कितने देंगे उसको, 6 देंगे, है ना। तो 6 दे दिया हमने। और अगर 5 रुपया देना और सब 25 पैसा है तो आप 1 रुपया देने के लिए 4 25 पैसा देना पड़ता है, और 5 रुपया देना तो 5 का 20 संख्या देना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने पर ये 420 सिक्का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुपात था, तो अनुपात को हटाने के लिए हम लोग क्या करते जी, x लिखते हैं यहाँ पे, x, तो ये x यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और जब जोड़ेंगे तो ये 420 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, ये 28 हो जाएगा ना, और ये 420, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, यानी x का मान हो गया 15। 2 से फिर काटेंगे ना, x का मान 15 हो गया। अब हमसे जो पूछा गया है कि आप 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताएं, तो संख्या वाले लाइन में जाएंगे भाई, संख्या वाला लाइन में 2x है ना, तो 2x हमको निकालना है। 2x कितना होगा, 2 × x का मान 15 है ना, तो 15 दूनी 30, 30 संख्या होगा ये क्या जी, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या,
सिक्कों की संख्या। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग देख लीजिए कि हम लोग को कीमत का जब अनुपात दिया रहेगा तभी यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उल्टा दिया रहेगा, ताकि आप इसको कन्वर्ट करें तब इसके इक्वल करें। डायरेक्ट दे देगा तो कोई भी आदमी इक्वल कर लेगा। तो ये 2:3:5 था, हमने इसको कन्वर्ट किया 2 और ये हो गया 6, 5 का 20 जोड़ा, तो ये 28x हो गया 420 और x का मान 15। संख्या पूछेगा तो यहाँ कीमत पूछेगा तो यहाँ x का मान बैठाएंगे। इस तरह आज का टाइम खत्म होता है। 2 सवाल हमने देख लिया है, आगे भी सवाल है इसी तरह का, अगले सेट में भी इस टाइप का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।